नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस पे हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें राजनीति विज्ञान के मूल आधारों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा ये 5वां टॉपिक होने जा रहा है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी संकलित किए गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और इसके अंतर्गत जो नए छात्र हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, वो जान ले दोस्तों, एक बार हम उनको बता दें कि हमारे द्वारा बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर के लिए, अर्थात कि बीए कंप्लीट के लिए अगर आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो बीए थर्ड ईयर तक आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं। और कुछ उनमें से कुछ सब्जेक्ट बीए सेकेंड और थर्ड ईयर के चल रहे हैं, कुछ अभी आने बाकी है और काफी सारे सब्जेक्ट दोस्तों कंप्लीट भी कर लिए गए हैं। ठीक है ना? तो अब इन सब की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको विजिट करके और अपने सिलेबस के अनुसार अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और जो दोस्तों नए छात्र आए, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनको एक बात और मैं एडिशनली बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब के एक अलग से एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। प्रज्ञान हिंदी को भी आप फॉलो करके और आप अपनी यूपीएससी, पीसीएस या पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। नोट्स के साथ में विद नोट्स आपको सभी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रूप से। ओके, चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक का नाम मैं आपको बता चुका हूं, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन पर हम डिस्कस करेंगे उनके उत्तरों के साथ में। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले इस पूरे सेशन में जो जो प्रश्न होने वाले हैं, उन प्रश्नों का एक बार आप इनका रिवीजन लगा लीजिए, एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिससे कि आपके मस्तिष्क में ये क्लियर हो सके कि आप इस आज के सेशन में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर पढ़ने वाले हैं। एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो सके। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। नेक्स्ट में कुछ प्रश्न और ये हैं, इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके और अभी तक सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम एक एक प्रश्न करके उनका उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको प्रारंभ में बता चुका हूं दोस्तों, बिना अर्थ के प्रश्नों पर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। जिस प्रश्न का उत्तर समझाने लायक होगा उसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका टॉपिक क्लियर होता चले। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला प्रश्न है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्या कहा गया है? स्वतंत्रता शब्द। देखिए, मेन एक चैलेंज तो आपके साथ में प्रश्न के साथ ही होता है। एक चैलेंज तो प्रश्न के साथ ही होता है कि प्रश्न को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपने प्रश्न की प्रकृति को समझ लिया तो समझ लीजिए उत्तर अपने आप आपके अंदर से निकल कर आ जाएगा, अगर आपने कभी भी उसको अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ा होगा तो, है ना? तो यहां समझिए प्रश्न कहने का क्या अर्थ है कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति, क्या कहा गया है? स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दो चीजें पूछ ली गई आपसे कि स्वतंत्रता का अर्थ बताइए और साथ ही साथ में इस स्वतंत्रता शब्द जो आया है ये कहां से आया है। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर की, और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग भी करना है। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बनकर आया है। कहां से? लिबर्टी से बनकर आया है। क्या, कौन सा शब्द है ये? अंग्रेजी का शब्द है लिबर्टी। इसी का हिंदी रूपांतरण है स्वतंत्रता। लिबर्टी शब्द लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। अब देखिए इसका एक जाल देखिए, स्वतंत्रता किस शब्द से बना है? अंग्रेजी के लिबर्टी से। ठीक है? और लिबर्टी किससे बना है? तो दोस्तों ये लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, लिबर शब्द से बना है। और इस लिबर शब्द का अर्थ क्या होता था? बंधनों का अभाव। क्या कहा गया है? बंधनों का अभाव। ठीक है? जहां बंधन नहीं होंगे, जहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, वहां क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। इसीलिए शब्द को उठाया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा। स्वतंत्रता शब्द की, स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं, स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा।
है ना। तो स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध अर्थात कम से कम प्रतिबंध और उसके विकास के लिए अधिकतम साधन और सुविधाएं उपलब्ध हो। क्या कहा गया है? स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हम इसको कैसे परिभाषित करना पसंद करेंगे कि स्वतंत्रता जो है एक जीवन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जहां पर जिस अवस्था में प्रतिबंध कम से कम हो और विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास, स्वयं का विकास करने के साधन अधिक से अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता कहेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या समझते हो? अब स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार की रुकावट ना हो, अर्थात बंधनों का ना होना। अब समझिए, इसे नकार देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये, क्या कि व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो। जैसे कि आज समाज है, जैसे हम लोग हैं, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आपके लिए कोई कानून ना हो, कोई नियम ना हो, आप अपने अनुसार काम करें, अपने अनुसार अपना विकास करें, जो आपको मन में आए वो करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इसको हम कहते हैं नकारात्मक जो है स्वतंत्रता। क्यों कहते हैं इसे नकारात्मक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई यहाँ पर बंधनों का अभाव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पीछे, कोई कानून नहीं है। मतलब ये कि आप पूरी तरह से किसी भी कार्य को लेकर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। भले ही आपकी उस मनमानी से किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो रही हो, किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच रही हो, लेकिन जिस स्वतंत्रता के साथ बंधनों को कम करते हुए कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाए, कुछ युक्ति युक्त प्रबंधन डाल दिए जाए, जिससे इंसान की स्वतंत्रता भी ना छीने और अनावश्यक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लग जाए। अर्थात ये कि जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा होता है, उस वक्त उसके द्वारा कोई ऐसा अनावश्यक कार्य ना किया जाए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि हो या उसका अधिकार छिन रहा हो, तो उसको हम कहेंगे वहां पर सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है ना। अगला प्रश्न यही आने वाला, सकारात्मक स्वतंत्रता वाला। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार और कुछ अवसर प्राप्त हो, कुछ अधिकार और कुछ अवसर प्राप्त हो, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। ठीक है ना। तो कुछ अवसर और कुछ अधिकार, वो संपूर्ण अधिकार नहीं। संपूर्ण अधिकार होगा तो व्यक्ति मनमानी करने लगेगा, दूसरे के अधिकारों को कोई वैल्यू नहीं देगा, है ना। तो इसी कारण से हमारे संविधान में जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, उस प्रत्येक मूल अधिकार के पीछे युक्ति युक्त प्रतिबंध या युक्ति युक्त बंधन जो है प्रतिबंध वहां पर लगा दिए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे के मूल अधिकारों को कोई चोट ना पहुंचाए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और ये है स्वतंत्रता के संरक्षक तत्व क्या है? स्वतंत्रता को सपोर्ट करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? समझिए यहाँ पर संरक्षक तत्व मतलब कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनकी हम यह बात करें तो स्वतंत्रता के संरक्षक तत्व है जो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं, वो है लोकतंत्र की स्थापना। अगर किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है तो वहां पर स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी आवश्यक है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ में स्वतंत्र शब्द क्यों लगाया गया है? क्योंकि न्यायपालिका जो है एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी विधायिका या कार्यपालिका के अंडर नहीं होना चाहिए, है ना। स्वतंत्र होगी तो स्वतंत्र निर्णय लेगी, और जब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, किसी का प्रभाव उस पर नहीं होगा, तो उसके निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक आएंगे, जनता के हित में आएंगे। क्लियर है। संविधान का होना भी उतना ही जरूरी है, संविधान का होना भी उतना ही जरूरी है स्वतंत्रता के लिए जितना कि मूल अधिकारों का। भाई मूल अधिकार कब कार्य करेंगे? जब एक संविधान होगा,
है ना। तो संविधान और मूल अधिकारों का होना भी आवश्यक है। क्लियर है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अगर शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां ले जाकर दे दे, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं हमारे ही देश में, हम अपने हमारे सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर साहब का, या फिर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे कि भारत के राष्ट्रपति साहब है, तो भारत के राष्ट्रपति साहब को अगर हम संपूर्ण देश के संचालन की संपूर्ण शक्तियां अगर राष्ट्रपति के हाथों में दे दें, तो क्या राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति क्या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, और उन शक्तियों का प्रयोग फिर वो अपने मनमाने ढंग से करने लगेगा। ठीक है। तो वो कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति, सम्मानित राष्ट्रपति के पद पर जो आसीन है, वो उन शक्तियों का अनुचित प्रयोग ना करे, इसके लिए उन शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है कि संपूर्ण भारत के संविधान में संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में सब जगह बटी हुई है, जिससे कि कोई भी एक व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना भी जरूरी है स्वतंत्रता के संरक्षा के लिए। अगला है राजनीतिक शिक्षा, जनता का राजनीतिक रूप से शिक्षित होना आवश्यक है, और उनका सतर्क होना भी आवश्यक है। इसके लिए सरकार समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के अभियान चलाती हुई रहती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं, या कहें कि उन बाधाओं को उत्पन्न करने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व है, उन तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो तत्व है, सबसे पहला तत्व स्वतंत्रता को जो चोट पहुंचाता है, वो सबसे पहला तत्व है अशिक्षा। अशिक्षा, ठीक है, जिसे दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा है गरीबी और आर्थिक असमानता। तीसरा है राष्ट्र विरोधी तत्व या आतंकवाद। नेक्स्ट है कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी होना, मतलब ये कि जो कार्यपालिका है वो अपनी इच्छा से कार्य करती है, विधायिका और न्यायपालिका को नजरअंदाज करते हुए, और ये हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? वे प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है। अगली होती व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई 4 दशाएं बताइए। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई 4 दशाएं बताइए। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होना चाहिए, विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। समानता या सक्षमता पर लघु टिप्पणी कीजिए। माफ करना दोस्तों, यहाँ पर एक जो है मिसप्रिंट हुआ है, सक्षमता नहीं है, ओनली ये समता है। क्या कहा गया? समानता या समता। क्या कहा गया? समानता, क्योंकि सक्षमता जैसा कोई शब्द इसमें नहीं है इस टॉपिक में, तो समानता या समता है ना, समानता या समता पर एक टिप्पणी करना है। तो समानता या समता को टिप्पणी करते हुए कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि समानता के 2 रूप हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कौन कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक। तो वही नकारात्मक का अर्थ हुआ समाज से विशेष अधिकारों का अंत होने से है। क्या कहा गया? समाज से विशेष अधिकारों का अंत होने से है। समानता का नकारात्मक अर्थ क्या है? समानता का, देखिए समानता 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। ठीक है। तो जब नकारात्मक समानता की हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि समाज में के लिए जो विशेष अधिकार है वो खत्म कर दी जाए, समाज को कोई भी किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार ना प्रदान किया जाए, यही कहलाएगी नकारात्मक समानता। और जब सकारात्मक समानता की बात करें तो बिना किसी अवांछित या संकीर्ण भेदभाव के राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को विकास के लिए समान अवसर दिए जाए। क्लियर हुआ है के बारे में? नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि समाज से विशेष अधिकारों को छीन लिया जाए। नकारात्मक समानता क्या होगा? देखिए भाई, कुछ समाज के कुछ वर्गों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है और कुछ को नहीं है, तो यहां पर असमानता हो रही है ना, अनइक्वलिटी है। तो इस अनइक्वलिटी को इक्वलिटी में लाना है, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, समानता को असमानता को समानता में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
भाई जिस समाज के जिस वर्ग को या जिन व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए गए उनसे विशेष अधिकार छीन लिए जाए तो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि हम नीचे वाले लोगों को तो उठा नहीं पा रहे हैं, वो जो उठे हुए लोग हो उनको और नीचे गिराए ताकि सब लोग समान हो जाए, तो ये गलत है ना। इसीलिए इसको नकारात्मक समानता कहा गया है। और सकारात्मक समानता की बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो समाज के जो लोग हैं जो विकास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आ जाइए, उनको कुछ ऐसे अधिकार दे दीजिए जिससे कि वो फटाफट अपना विकास करके जो ऊंचे वर्ग के बराबर हो जाए। ये कहलाइए सकारात्मक समानता, जो भी अच्छा भी है। इससे क्या होगा कि जो ऊंचे वो लोग हैं, जो वर्ग समाज का जो वर्ग सक्षम है उसको तो ठीक है, उसके लिए कुछ मत कीजिए चलेगा, लेकिन जो निम्न वर्ग है, जो नीचे है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं तैयार कीजिए जो उनका प्रयोग करके और उच्च सक्षम वर्ग के समान हो। तो ये कहलाई आपकी सकारात्मक समानता। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और समानता को विरोधी तत्व मानने वाले विचारक कौन कौन से? ऐसे विचारकों के बारे में बताना है जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता होगी तो समानता नहीं आ पाएगी समाज में, और समाज में अगर आप समानता लाने का प्रयास करते हो तो वहां से स्वतंत्रता अपने आप भाग खड़ी होगी। कौन कौन विचारक है ऐसे, जरा आइए देख लेते हैं। पहले तो है एक्टिन साहब, लॉर्ड एक्टिन साहब, टी टोकविले, क्रोचे। नाम थोड़े से अजीब है बट याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। पहली बार पढ़ते हैं तो अजीब लगेगा, लेकिन जब बार बार रिपीटेशन होगा, रिवीजन होगा तो ये इजी हो जाएंगे नाम अपने आप ही, ठीक है। लॉर्ड एक्टिन, टोकविले, क्रोचे, मैकाइवर, ये चार विद्वानों के नाम आपको याद रखना है। प्रमुख विद्वान है ये, ठीक है। इन चारों के नाम आपको याद रखना ही रखना है। ये स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समानता को परिभाषित करना है। समानता की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप जरा समझ लीजिए। लास्की साहब के द्वारा, देखिए जिस विद्वान ने इसकी परिभाषा दी है उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए, जिससे कि जो भी गलती हो, जो प्रॉब्लम हो, वो इनके ऊपर चली जाए। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, इन विद्वान ने कहा है। देखिए समानता का अर्थ लास्की साहब के अनुसार, समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेष हित ना हो। क्या कहा? समाज में कोई विशेष हित ना हो। तो हित का मतलब यही हुआ कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने वर्ग हैं, किसी को विशेष रूप से उनको कोई विशेष अधिकार प्रोवाइड ना किए गए हो राज्य के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का अवसर मिले, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अपना विकास कर सके, ये अवसर उसको होना चाहिए। आगे है समानता का वास्तविक अर्थ की अगर हम बात करें तो समानता का वास्तविक अर्थ अवसर की समानता है। किसकी समानता है? अवसर की समानता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उसे चांस मिलना ही चाहिए, अवसर मिलना ही चाहिए। अर्थात सभी लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए योग्यता के आधार पर समान सुविधाएं और अवसर प्राप्त होने चाहिए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न पर आ जाइए। समानता के चार लक्षण बताइए। समानता के क्या चार लक्षण है? तो पहला है प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य में समानता है। क्या कहा गया है? प्रकृति जो है मनुष्यों में भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति जैसी धूप एक व्यक्ति को देगी, उसी धूप में दूसरे व्यक्ति को भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए छांव है और गरीब है तो उसके लिए धूप है। सब प्रकृति किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करती, इसलिए कहा गया कि प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य समान है। दूसरा लक्षण है राज्य के द्वारा सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राज्य के साथ, राज्य के द्वारा भी अर्थात सरकार के द्वारा भी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। तीसरा है समाज में कोई भी विशेष अधिकार से सुसज्जित कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। सभी वर्गों को अगर विशेष अधिकार दिए तो सभी वर्गों को होना चाहिए, कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे दोस्तों। लास्ट स्लाइड है ये। मानव अधिकार का अर्थ बताइए। मानव अधिकार का, तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके बिना मानव अपना विकास नहीं। भाई मानव अधिकार मतलब मानवों के अधिकार, है ना। अब ये अधिकार ऐसे हैं कि अगर ये अधिकार मानव के पास नहीं होंगे, व्यक्ति के पास नहीं होंगे, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। विकास करना तो दूर,
उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। मानव में मानव होने के फलस्वरूप कुछ अधिकार उसके अंतर्निहित होते हैं, उसके अंदर ही होते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार है जो एक मानव होने के नाते उसे निश्चित रूप से प्राप्त होने ही चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई समझाने जैसी कोई चीज नहीं है, इजीली समझ सकते हो, एकदम इजी शब्दों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों मानव अधिकारों की भी घोषणा की गई थी, मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। अब मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके, अब मैं देखता हूं आप लोग कितना पढ़ते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहां की गई थी और किसने की थी? ये कमेंट के द्वारा मेरे पास में आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो मानव अधिकारों की घोषणा कब और कहां, सर्वप्रथम कब और कहां की गई थी? क्लियर है? तो मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा तो कब की गई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कहां की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा। लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी भारत में संरक्षण एवं समृद्धि के लिए अक्टूबर 1993 में, ठीक है। 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सेशन होता है ये कंप्लीट। अगला सेशन हमारा होगा, लेक्चर नंबर 6 होने वाला है राजनीतिक व्यवस्था पर, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विकास पर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।